हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो अभी करेंट में आपका आधुनिक भारत चल रहा है और आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान सभा, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का इतिहास, उसके बाद गवर्नर जनरल, ये सारे टॉपिक मैंने करा दिया है। तो इसका जो प्ले लिस्ट में नाम है हिस्ट्री के नाम से है, तो आप हिस्ट्री प्ले लिस्ट में जाकर इन सारे पॉइंट को देख सकते हैं। ये सारे वीडियो अलग अलग जो है टॉपिक के साथ है और कम समय में ही बनाया गया है। 30 मिनट के आपको टॉपिक मिलेंगे जो आपको देखने में लाभदायक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक आधुनिक भारत इतिहास का नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके ज़मींदारी प्रथा से संबंधित है। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल के बाद जो ज़मींदारी प्रथा थी और उन लोगों के कार्यकाल में जो था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी प्रथाएं जो है वो गवर्नर जनरल के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज का पहला जो टॉपिक है ज़मींदारी व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट है, इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम किसने प्रारंभ की थी। VBI क्वेश्चन है, इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम को किसने प्रारंभ की थी। तो वो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में शुरू किया था। अगला पॉइंट है, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था। पंचवर्षीय बंदोबस्त, ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में चालू किया था। अगला पॉइंट है, किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है। तो फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है जो फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे। सबसे पहले इन्होंने ही अस्थाई बंदोबस्त का स्वरूप बनाया था। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी। तो 1790 ईस्वी में। ठीक है, 1790 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो ये अपने जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके समय में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट है आपका, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था। तो 22 मार्च 1793 को। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था। तो जमींदारों के साथ समझौता किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थाई बंदोबस्त के अन्य क्या क्या नाम थे। तो इस्तमरारी व्यवस्था था, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विशौदारी। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, विशौदारी, मालगुजारी, जागीरदारी और इस्तमरारी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के सॉरी अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था। तो जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित न होना। ठीक है, जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित न होना। अगला पॉइंट है, सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है। VBI क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है। तो ये था, अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। ये 1794 ईस्वी में प्रचलित व्यवस्था थी। ठीक है, जिसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से कौन संबद्ध थे। तो अलेक्जेंडर रीड थे 1793 में। ठीक है, और टॉमस मुनरो। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबद्ध है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, अभी ऊपर ही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित थी पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में। ठीक है,
अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। अगला पॉइंट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य कौन कौन से हैं? तो इसको देख लीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में सही तथ्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, महलवारी व्यवस्था। भारत में तालुकदारी महलवारी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तालुकदारी या महलवारी। ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी को, हॉल्ट मैकेंजी 1819-1822 में लागू हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है, महलवारी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन क्या क्या है? तो यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। भूमि ग्राम समुदाय के संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह जिम्मेदार का ढांचा कहा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है, तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये अवध से था। तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो अवध से। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। ठीक है, सर आर्थर कॉटन को। अगला पॉइंट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। अगला पॉइंट है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो यह भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक के पास था, जमींदार तथा ग्राम समुदाय के पास था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो ये अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? ये हॉल्ट मैकेंजी ने कहा था। अगला पॉइंट है, औद्योगिकीकरण के संबंध में सही तथ्य कौन कौन है? तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है। तो ये दोनों सही। अगला पॉइंट है, बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर। ठीक है, जुलाहों पर। अगला पॉइंट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया VBI क्वेश्चन के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को। ठीक है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अब यहाँ पर देखते हैं भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो ने। महलवारी बंदोबस्त को हॉल्ट मैकेंजी लिखना चाहिए, यहाँ लॉर्ड मैकेंजी है तो ठीक है। उसके बाद है बम्बई रैयतवाड़ी, बम्बई में एलिफिस्टन ने चलाया था। ठीक है। और बनारस का अस्थाई बंदोबस्त जोनाथन डंकन के द्वारा चलाया गया था। तो इस चीज़ को तो एकदम रट ही लीजिए, क्योंकि ये मिलाने वाले क्वेश्चन में भी पूछता है, कथन ए को कथन दो के साथ मिलाएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा RC दत्त। ठीक है। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला पॉइंट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल, ठीक है, या लिबरल पार्टी, अगर पार्टी पूछेगा तो लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे, ठीक है, और दल तो उदारवादी दल से। अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ठीक है, ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसे हम ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपदा एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, ये उन्होंने बताया था। अगला पॉइंट है कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो वो था सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खां। अगला पॉइंट है कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त तथा एमजी रानाडे। अगला पॉइंट है किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया जाना, ठीक है। अगला पॉइंट है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियासतों के लिए, ठीक। अगला पॉइंट है भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी नीतियां होम चार्जेज की संगठन थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नीति। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नीति, ठीक। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किसमें किया गया? तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा नौ परिवहन में, ठीक है। अगला पॉइंट है 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो वो बम्बई में किया गया था, बम्बई में। नेक्स्ट पॉइंट है बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कावासी जी नानाभाई द्वारा, कावासी जी नानाभाई द्वारा। अगला पॉइंट है औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो निर्यात अधिशेष, ठीक है, निर्यात अधिशेष। अगला पॉइंट है शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये यूरोपीय के द्वारा लाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य वस्तु स्टेपल कमोडिटीज क्या थी? कपास, रेशम, सोरा तथा अफीम था। कपास, रेशम, सोरा और अफीम था। अगला पॉइंट है 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या थे? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतट कर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिचर्ड एस्ट्रेची ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो टी.एच. हॉलैंड के द्वारा, टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो वो था मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों ये जो थे टॉपिक, ये ब्रिटिश काल के जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ। रैयतवारी व्यवस्था जो हमने पढ़ा है और उसके बाद जमींदारी प्रथा, महलवारी, तो इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि कुछ क्वेश्चन इस बुक में नहीं थे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, जमींदारी प्रथा, उसमें जो था
19% ब्रिटिश काल की जो भूमि थी वो 19% थी जमींदारी प्रथा से। उसके बाद आता है रैयतवाड़ी, ठीक है ना, रैयत लिख दे रहे हैं सिर्फ। रैयतवाड़ी में जो कितना था, तो 51% भूमि जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से सम्मिलित थी, ठीक है। तो 19% जो था वो जमींदारी व्यवस्था में थी, 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और एक था महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महलवाड़ी। तो महलवाड़ी व्यवस्था में 30% क्षेत्रफल जो थी वो इसमें सम्मिलित थी। तो इस तरह से इसके पक्ष में, जैसे जमींदारी पक्ष में जमींदार ही जमीन का मालिक होता था, ठीक है। रैयतवाड़ी में जो है किसान होते थे, और महलवाड़ी में जो है मुखिया या लंबरदार जिसको बोलते थे, गांव का मुखिया या लंबरदार होता था, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था में एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जमींदार मालिक होते थे, रैयतवाड़ी में किसान होते थे, और महलवाड़ी में कौन होते थे, मुखिया, गांव का मुखिया होता था। और इसके योजनाकार कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस या जॉन शोर ने स्थापित किया था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ये जमींदारी है। जमींदारी प्रथा को हम अस्थाई बंदोबस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस या जॉन शोर ने चालू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है टॉमस रीड, ठीक है, और टॉमस मुनरो ने, रीड तथा मुनरो ने किया था, ठीक। और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था को जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो इस तरह से ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। और अस्थाई बंदोबस्त में आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था, जमींदारों को भू राजस्व का, ठीक है, 90% भाग जो है कंपनी को, तथा 10% भाग अपने पास रखना होता था। 10% अपने पास और 90% किसको देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैंने बता दिया। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। छोटा सा टॉपिक था और आपको कम समय में आपको सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।